नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम आर्थिक भूगोल का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रमुख संसाधनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि खनिज संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है, और इनसे अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ने पूछे हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जैसे देखेंगे 2023 का क्वेश्चन है, वाटर एंड सॉइल आर विच टाइप ऑफ रिसोर्स। तो ये दोनों किस प्रकार के रिसोर्स में आते हैं, वाटर एंड सॉइल। तो इसमें बहुत सारे टाइप हम डिवाइड करते हैं, जैसे सर्वसुलभ संसाधन हो गया, अद्वितीय, विरल और रियल। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये सामान्य सुलभ, यानी कि इनको हम कॉमन एसेसिबल रिसोर्सेज के अंतर्गत शामिल करते हैं, सामान्य सुलभ संसाधनों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीन कैटेगरी इसमें डिवाइड होती हैं। एक होते हैं सामान्य सुलभ, व्यापक रूप से पाए जाने वाले, जैसे मिट्टी, जल, इसमें आते हैं। एक होते विरल, जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस वगैरह, कोयला वगैरह हो गया। एक होते अद्वितीय, जैसे हीरा, यूरेनियम, जो काफी ज्यादा सामरिक दृष्टि के होते हैं, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सर्वसुलभ यानी कि सभी के लिए उपलब्ध लेकिन अर्थ संकीर्ण होता है, यानी कि ये बहुत ही सिंपली होते हैं, जो इजिली आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो ये चार कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत क्या कहलाते हैं, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और एक आएगा आपका रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया जिसमें रिन्यूएबल करना पॉसिबल नहीं होता, और रिन्यूएबल आता है कि जो हमेशा ही क्या होते हैं, रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं। और ये आपके एक तरीके के परंपरागत स्रोत भी कहलाते हैं। इनको हम परंपरागत कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और इसको हम गैर परंपरागत कैटेगरी में, तो गैर परंपरागत कैटेगरी में काउंट करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये गैर परंपरागत होते हैं, जैसे वायु है तो वाटर हो गया, वायु हो गया, कोयला हो गया, वेजिटेशन हो गए। तो जो कोयला है, जब हम कोल की बात करते हैं, तो कोल क्या है, एक आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपका एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और इस परंपरागत ऊर्जा के साथ देखेंगे तो ये गैर नवीकरणीय भी है। तो कौन सा एक गैर नवीकरणीय नहीं है, तो नवीकरणीय नहीं है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस नहीं है। तो इसमें सही जो आंसर आ जाएगा वो आप क्या लगा सकते हैं, इसमें कोयला आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बाकी के सब आपके रिन्यूएबल आते हैं, तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक नवीकरणीय नहीं है, यानी कि ये एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, कोयला। अगला है संसाधन किस प्रकार का उत्पाद है। तो संसाधन, जैसे एक चिम्बरलेन का एक कोटेशन मिलता है, जैकरमेन करके एक कोटेशन आता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं है, पैदा किए जाते हैं। तो संसाधन होते नहीं है, बल्कि संसाधन क्या है, पैदा किए जाते हैं। तो संसाधन किस प्रकार के उत्पाद होते हैं, तो संसाधन पहली चीज तो हमें क्या है, प्रकृति में मिलते हैं, तो ये प्राकृतिक है। और इसमें मानवीय योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसाधन प्रकृति में मिलते तो हैं, लेकिन प्रकृति में मिलने वाली हर चीज आपकी संसाधन हो सकती है, लेकिन हर चीज संसाधन नहीं भी हो सकती। लेकिन वो मानवीय स्थितियां डिपेंड करती है कि हम किस संसाधन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो आपके जो रिसोर्सेस है, वहां तक हमारी पहुंच भी होनी चाहिए। रिसोर्स तो आपको मंगल ग्रह पर भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या उन रिसोर्स को हम यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो जो रिसोर्स है वो नेचुरली अवेलेबल है, और उस अवेलेबल रिसोर्स का हमें यूज करना भी आना चाहिए, कि हम उस रिसोर्स का यूज भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें मानवीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 में, भूतापीय ऊर्जा का, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। तो जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूमि के अंदर उत्पन्न होने वाली एनर्जी का जब हम यूज करते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जहां पर भी रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा को हम क्या है, यूज करते हैं एज अ जियोथर्मल एनर्जी। तो ये ज्वार भाटा तो होगा नहीं, पवन होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा नहीं।
तो यानी कि गर्म जल के स्रोत होते हैं, तो हॉट स्प्रिंग, जियोथर्मल हॉट वाटर। तो पृथ्वी के अंदर जब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां का पानी भी गर्म होता है। नेचुरली कई बार ये पानी क्या होता है, बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसको हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और जीव। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पर सही है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अजैविक संसाधन वे हैं जो निर्जीव चीजों से बनी होती है, उदाहरण के लिए चट्टाने, हवा और धातुएं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जैविक और अजैविक संसाधन दोनों को एक्सप्लेन किया गया, दोनों को परिभाषित किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा आपके राइट हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन पर जाएंगे। ए आर आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए एंड आर बोथ स्टेटमेंट आर राइट। तो कथन और कारण आपके क्या है, दोनों ही सही है। अगला यहाँ पर कुछ संसाधन दिए हुए हैं, उनके कुछ स्थान दिए हुए हैं, जैसे पेट्रोलियम दिया हुआ है, हाइड्रो पावर है, कोयला है और परमाणु है। अब इन क्षेत्रों की जब इन क्षेत्रों के साथ पहचान की जाएगी, तो जैसे आप वीवर लॉज की बात करेंगे, न्याग्रा, तो न्याग्रा क्या है, एक जलप्रपात है। और ये आप जानते हैं कि आपको कनाडा के अंदर मिलता है। तो ये कहां पर मिलता है, कनाडा में जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसी के आसपास के क्षेत्रों में, आपका सेंट लॉरेंस रिवर के क्षेत्र में मिल जाता है आपको न्याग्रा वाटरफॉल। तो न्याग्रा वाटरफॉल कहां पर है, तो ये एक जल है, तो जल विद्युत से संबंधित होगा, यानी कि बी का ऑप्शन 3 होगा। तो यहां पर बी के ऑप्शन में 3 दिया, यहां पर 3 दिया, यानी कि ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे। तो आंसर हमारा या तो 1 होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसके अलावा अगर हम डॉनबास की बात करें या दम्माम की बात करें, तो ये दम्मान आपका जो है ये सऊदी अरब के अंदर मिल जाता है। ये कहां पर मिलेगा आपको, सऊदी अरब के अंदर मिलेगा। और याद रखना कि जब सऊदी अरब आ गया तो स्वाभाविक है ये पेट्रोलियम वगैरह के लिए ही फेमस होगा। तो सऊदी अरब वगैरह, ईरान, इराक, ये पेट्रोलियम में फेमस है। तो इसका मतलब है कि हम दम्मान के लिए हमें उल्टा पढ़ना पड़ेगा, यहां जा सकते हैं, यानी कि ए का 2 लगा सकते हैं। तो यहां पर आपका A2 मिल जाएगा, तो आंसर यानी कि आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। अब बाकी आपके जो मिल जाएंगे, डोनबास क्षेत्र की बात करेंगे, तो डोनबास जो क्षेत्र है ये आपको यूक्रेन के अंदर मिल जाता है। तो डोनबास क्षेत्र कहां मिलेगा, तो ये यूक्रेन के अंदर मिल जाएगा। तो यूक्रेन के अंदर मिल जाएगा डोनबास क्षेत्र, जो कोयला के लिए फेमस है। और परमाणु ऊर्जा में जानते हैं कि कनाडा का एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, और कनाडा का जो वीवर लॉज है ये आपका यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो कनाडा का वीवर लॉज किसके लिए, यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो बेटा सही आंसर हम क्या लगा देंगे, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, तो ये मैंने सूची भी बना दी आपके लिए। तो पेट्रोलियम के लिए कौन फेमस है, दमम क्षेत्र जो सऊदी अरेबिया में है, जल विद्युत के लिए न्याग्रा जो कनाडा में है, कोयला डॉनबास यूक्रेन में, और परमाणु के लिए वीवर लॉज जो कहां पर स्थित है, यूरेनियम में। इसका महत्वपूर्ण स्थान आता है कनाडा का, ठीक है, कजाकिस्तान के बाद कजाकिस्तान कनाडा महत्वपूर्ण स्थान में आते हैं। कौन सा ईरान का खनिज तेल क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा ईरान का, तो ऐसे आपको ईरान, इराक, सऊदी अरब, इनकी एक लिस्ट बना लेना। ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये 3-4 देशों की लिस्ट बना लेना। इसके मेन माइनिंग प्रोडक्शन एरियाज कौन कौन से मिलते हैं, या मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से मिलते हैं। तो गुलहरी, रुमाइला, नेफ्ट और हफ्तकेल। तो रुमाइला को आप पहचानते हैं, ये काफी फेमस क्षेत्र है, ये इराक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये इराक के अंदर मिलता है, तो इसलिए आपका रुमाइला यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो रुमाइला आपको कहाँ मिलता है, तो ये इराक का एक महत्वपूर्ण आपका पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो यहाँ डिस्कशन देख सकते हैं। तो गुलखारी, नफ्त और रफल केला ये ईरान के अंदर हैं, सारे के सारे ये ईरान में मिलेंगे। जबकि इराक में स्थित है। तो जो आपका रुमाइला है, तो रुमाइला ईरान में नहीं है, और रुमाइला विश्व का सबसे बड़ा तेल क्षेत्रों में एक है, जो ईरान के तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। क्वेश्चन में ही जितने आ रहे हैं ऑप्शन, मैंने इसलिए सारे ऑप्शंस में डाल दिया। तो आप इनको भी अगर अच्छे से कर लेंगे, साथ के साथ लिस्ट बना लेंगे, तो आपके क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री ऑयल फील्ड पेयर इज द नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा युग्म क्षेत्र सही सुमलित नहीं है, यानी कि इसमें से एक हमें गलत देखना है कि कौन सा गलत है यहाँ पर। तो सऊदी अरब, घावर, ईरान में गैसेसर, कुवैत में आपका बुरगाम क्षेत्र काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कुवैत का।
तो ये इराक का क्षेत्र सही नहीं है, तो जो कातिफ क्षेत्र है ये आपका यहाँ पर सही मैच नहीं है। क्लियर हो गया, बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये मैंने इराक के कुछ क्षेत्र लिख दिए हैं। तो इराक में किरकुक ये काफी ज्यादा फेमस है। तो इराक का एक तो किरकुक क्षेत्र बहुत फेमस है, रोमाइला क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है, इसके अलावा जो नफ्त खाना ही काफी ज्यादा फेमस है। तो ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलते हैं, इराक के अंदर मिलने वाले प्रमुख ऑयल क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जो कतिफ दिया हुआ था ये इराक का ही क्षेत्र, तो यहाँ पर कतिफ आपका दिया हुआ है। तो कतिफ ये नफ्त करके ही ये तिक्रिक इसमें दिया नहीं, तो कतिफ भी कैड कर लेना इसमें, तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कुवैत, सॉरी कतिफ यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी ये आपका शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे किस कंट्री में, आप एक बार इसको देखना। लेकिन ये सब आपके कहां पर है, सऊदी अरब का सही है, ईरान का सही है, कुवैत का सही है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य भूगर्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में लौह अयस्क का अधिकतम भंडार पाया जाता है। तो इसमें नाम आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। किसका नाम आया इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ऑस्ट्रेलिया का। अगला आता है विच सॉइल इज रिचेस द ऑर्गेनिक मैटर। तो किस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो आपकी पीट मृदा होती है जिसको हिस्टोसोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है इसका, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हिस्टोसोल का पूरा डिस्क्रिप्शन है। ये 11वां क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट हो गया, वो स्लाइड में चेंज हो गया, तो यहां से आप पढ़ लेना। तो पिलबारा लौह अयस्क क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पिलबारा आयरन और रीजन इज लोकेटेड विच ऑफ द कंट्री। तो पिलबारा को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मिल जाता है। तो पिलबारा की लोकेशन कहां मिलेगी, तो पिलबारा एक आयरन का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आपको कहां पर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पहले हिंदी में पढ़ लें, ये भी थोड़ा चेंज हो गया। सबसे अधिक तेल भंडार वाले निम्नलिखित देशों का उच्चतम से निम्नतम का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अरेंज द फ्लोइंग कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑयल रिजर्व। तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक तो सऊदी अरब का नाम महत्वपूर्ण आता है और एक वेनेजुएला का नाम महत्वपूर्ण आता है। तो सऊदी अरब वैसे यहाँ पर आ सकता है पहले नंबर पर, लेकिन उससे पहले वेनेजुएला है, फिर सऊदी अरब है, फिर कनाडा, फिर ईरान। तो आप इसमें ए आंसर लगा सकते हैं। तो वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा और ईरान इसमें सही सीक्वेंस आ जाएगा। क्योंकि अगर हम सऊदी अरब पहले लगाते तो दूसरे नंबर पर आपको वेनेजुएला नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये आंसर लगाना पड़ेगा। तो दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार वाले देशों की सूची में अक्सर वेनेजुएला शीर्ष पर रहता है, जिसमें के बाद सऊदी अरब, कनाडा वगैरह का नाम आता है। अगला है हेमेटाइट लौह अयस्क। जो लोहे का एक अयस्क होता है जिसको कहते हैं लोमेटाइट लौह अयस्क, लाल एवं मूंगा रंग, लाल या मूंगा रंग वाला एक विशाल कठोर ठोस अयस्क के रूप में होता है। अधिकांश हेमेटाइट लौह अयस्क धारवाड़ और पड़प्पा प्रणालियों में पाया जाता है। तो ये ज्यादातर जो मिलेगा आपको धारवाड़ और पड़प्पा प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सही आंसर आएगा, तो दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, एक सत्य है, तो ये ही आंसर लगाना पड़ेगा। दोनों सत्य हैं और दो एक की व्याख्या है, तो ये आप पहला ही आंसर है, क्योंकि और कोई दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसकी व्याख्या भी सही हो रही है और ये स्टेटमेंट भी आपके क्या बेटा दोनों बिल्कुल सही है। और ये 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कोल के कुछ प्रकार मिलते हैं, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, पाइराइट। ये क्या होते हैं, आयरन ओर होते हैं। जिसमें क्वेश्चन आपका किसके ऊपर पूछा गया था, तो क्वेश्चन आपका हेमेटाइट के ऊपर पूछा गया है। तो हेमेटाइट आपका जो होता है वो सबसे ही फर्स्ट ग्रेड का आयरन होता है। तो सबसे फर्स्ट ग्रेड में ही आता है, फिर सेकंड ग्रेड आती है, फिर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड एंड फिफ्थ ग्रेड। तो सबसे फर्स्ट ग्रेड में आपको क्या पढ़ना होता है, हेमेटाइट को पढ़ना होता है। अगला है रूस का कुजनेट्स बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जब हम रूस में जाते हैं तो रूस के कुजनेट्स की बात करते हैं, तो ये कोयला क्षेत्र का ये किसके लिए फेमस होगा, तो जो कुजनेट्स क्षेत्र है ये आपका बेटा किसके लिए फेमस है। तो पहली तो आपको ये कुजनेट्स बेसिन याद रखना है कि ये कहां पर है। तो कुजनेट्स बेसिन आपका रशिया में है और ये कुजनेट बेसिन किसके लिए फेमस है, ये आपका कोल के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व के दो शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश कौन से, वर्ल्ड्स मोस्ट लीडिंग टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है,
तो उसमें एक आता है चीन का नाम और दूसरा आता है आपका इंडोनेशिया का नाम। तो वर्ल्ड के सबसे प्रमुख टिन उत्पादक देशों की बात की जाए तो उसमें चीन और इंडोनेशिया का सबसे अग्रणी नाम आता है। टिन की प्राप्ति कैल्साइट अयस्क से होती है। इसकी कोमलता और जंग रहित स्वभाव के कारण इसका उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में, टिन की चादरें या शोल्डरिंग बनाने में किया जाता है। सबसे ज्यादा चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू, इन देशों में क्या होता है, टिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। काल गुरली, ये मुरली नहीं, इसको काल गुरली इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, आप हिंदी में चेंज कर लेना, ये काल गुरली। तो दो क्षेत्र मिलते हैं आपको, काल गुरली और कुल गार्ली। यहां पर मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पर बने हुए लेकिन बहुत छोटे हैं, दिख नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसको कहते हैं काल गुरली और एक क्षेत्र मिलता है कुल गार्ली। तो ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है काल गुरली और कुल गार्ली, जो आपका यहाँ पर किस चीज के लिए फेमस है, तो ये आपके डायमंड यानी कि स्वर्ण के लिए फेमस है। तो ये किस चीज के लिए फेमस आपको मिलेंगे, तो काल गुरली कुल गार्ली आपको डायमंड के लिए, इसलिए इसको आपका कई बार इसको गोल्ड रश के नाम से पढ़ा जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। काल गुरली और कुल गार्ली गोल्ड के सबसे बड़े रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें मिल जाते हैं। अगला दिया हुआ है संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास, तो हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी करना, यानी कि उसका एक सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। संसाधनों का हमें डेवलप भी करना है और मानव और संसाधन के बीच में हमें क्या करना होगा, एक अंतर संबंध भी स्थापित करना चाहिए। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो यूरेनियम में या तो आपका कनाडा का नाम आता है या फिर कजाकिस्तान वगैरह के नाम आते हैं। तो यहां पर केवल ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, कनाडा दिया हुआ, तो कनाडा का आप आंसर लगा सकते हैं। तो 2024 में कजाकिस्तान ने खदानों से यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान किया है। तो सबसे ज्यादा जो यूरेनियम है वो कजाकिस्तान में मिलता है, उसके बाद आपका कनाडा में आता है। तो कनाडा का जो अथावास्का लेक वाला बेल्ट है, ग्रेट बियर झील है, तो ये पूरे का पूरा यूरेनियम सिटी के क्षेत्र के और पोर्ट रेनियन क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई यूरेनियम सिटी मिलती है पूरी की पूरी यहाँ पर। अगला है कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, नॉट अ टाइप ऑफ आयरन ओर, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सिडेराइट, तो इनमें से कौन सा आपका लौह अयस्क का पार्ट नहीं है, तो जल्दी इसका आंसर बताएंगे। ये तो बहुत सिंपल आंसर है। तो जब आप बात करते हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी में तो हेमेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट मिलता है। जो लिग्नाइट है, तो लिग्नाइट आपका एक कोयले का प्रकार है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो लिग्नाइट क्या है, कोल का पार्ट होता है। यहाँ पर देखें तो एक होता है आपका हेमेटाइट, एक मैग्नेटाइट, एक लिमोनाइट, एक सिडेराइट और एक पाइराइट। ये 1 2 3 4 में आप सीक्वेंस में करेंगे तो ये आयरन ओर के 4 प्रकार मिलते हैं। कोल में अगर हम जाते हैं तो पीट कोल मिलता है, लिग्नाइट ये सबसे लो क्वालिटी का होता है। सबसे बेस्ट जो फर्स्ट क्वालिटी होता है वो आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद दूसरा आता है बिटुमिनस, थर्ड नंबर पर आता है लिग्नाइट। ठीक है ना। और भारत के अंदर जब आप जाएंगे तो लिग्नाइट के जो सबसे बड़े भंडार है वो तमिलनाडु के नवेली के अंदर मिलते हैं। क्लियर हो गया। और जो एंथ्रेसाइट है ये जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी ये पूरे का पूरा जो भारत का पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहां पर आपको बिटुमिनस सबसे ज्यादा मिल जाता है। हीरे का जो मौलिक रूप है वो क्या है, तो हीरा मतलब बेसिकली बनता किससे है, तो हीरे का जो निर्माण है वो किससे बनता है, कोयले से होता है। कोयला ही हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो कोयले को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीरे में कन्वर्ट करते हैं। तो हीरा क्या हो गया, एक मेटामॉर्फिक रॉक हो गया और कोयला आपका क्या हो गया, एक सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाता है। अगला है कौन सा एक अजैव संसाधन है, तो अजैव का यानी कि उसमें जीव नहीं होगा। तो जैसे कोयला है, ये जैव होना चाहिए यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अबायोटिक, आप बायोटिक कर लेना, इसको चेंज कर लेना। तो बायोटिक में जाएंगे तो आपको कोयला, क्योंकि लोहा भी अजैव है, तांबा भी अजैव है, अब्रक भी अजैव है, तो इसमें आप आंसर जो लगाएंगे वो कोयला लगाएंगे। तो ये आपका क्या एक जैव साधन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है, देखेंगे अगर तो हम पेट्रोल भी सागर से प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस मोनोजाइट, ये सब आपको प्राकृतिक रूप में समुद्र से प्राप्त होते हैं। अभ्रक आपको समुद्र से प्राप्त नहीं होता है। और अभ्रक उत्पादन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान भी हमें मिलता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मिनरल्स आर द कंसीडर्ड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, तो कौन से खनिज है जो सामरिक खनिज कहलाते हैं। तो सामरिक दृष्टि के खनिज उन खनिजों को कहा जाता है जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित खनिज होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह होता है, ये सामरिक दृष्टि का खनिज होता है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित खनिज होता है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, तो इसमें आप देखेंगे तो यूरेनियम और थोरियम आप आंसर लगा सकते हैं, तो ये आपके सामरिक खनिज की दृष्टि में आते हैं। तो सामरिक खनिज व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में जुड़े होते हैं, ये विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं, यूरेनियम थोरियम इसमें महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं। यहाँ पर कुछ खदानें दी हुई हैं और उनकी अवस्थिति दी हुई है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सारी की सारी खदानें आपकी कहाँ पर और किस राज्य में अवस्थित हैं, तो इसको आपको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना होता है। जैसे किरुना की अगर हम बात करेंगे तो किरुना आपका स्वीडन के अंदर जो स्कैंडिनेवियन का क्षेत्र मिलता है, स्कैंडिनेवियन, तो यहाँ पर जो स्कैंडिनेवियन का क्षेत्र है यहाँ पर आपको किरुना मिल जाएगा, मेन आयरन वगैरह के लिए फेमस है। तो इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट के सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर बेटा आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो ये दो को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं पहले। अब बी का 4, बी का 1, बी का 3, इसका सी का 1, ये पूरा सब अलग अलग मैच है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और ज्यादा तो जो क्राजस खदान है, तो क्राजस खदान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको कहां पर मिलेगी, तो क्राजस खदान भी आयरन वगैरह के लिए फेमस है, जो आपको ब्राजील के अंदर मिलेगी। तो ये आपको कहां मिलेगी, ब्राजील की, यानी कि बी का 4 आंसर लगाएंगे तो बी के 4 में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, तो ए आंसर हमारा वो, तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, तो स्कॉन्ड्रिल्जा जो है ये चिली के अंदर मिल जाएगा और हंटली जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा टफ था लेकिन एक दो ऑप्शन से आप इसको क्या है एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं और ये सारा का सारा देखो पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे बॉक्साइट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो वीपा कैपयॉर्क पेनिनसुला में जो वीपा क्षेत्र मिलता है ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। इसके अलावा आयरन अयस्क की बात करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा आपको निकेल के लिए। सीसा जस्ता एक जो है ये ब्रोकन हिल्स में मिलता है, तो सीसा जस्ता में आप ब्रोकन हिल्स लगा सकते हो। तो पहले दो को मैच कर ले, तो ए का 2 और डी का 2, ए का 1, तो ए का 1 यहाँ दिया बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है, और डी का 2 आपका यहाँ पर दिया, यहाँ पर नहीं दिया, तो हम पहले तो बी आंसर निकाल ले। देखो आंसर निकालना बहुत आसान होता है, आप आसानी से इसको क्या है आंसर को निकाल सकते हैं। अब आपके जो दो हैं वो भी मैच कर जाएंगे, तो ए का 1 आ रहा है तो बी का 3 आ जाएगा, यानी कि जो लॉ अयस्क है तो ये गोल्ड्स स्वर्ती जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का ये फेमस है, और निकिल के लिए देखेंगे तो ग्रॉनविल जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है ये फेमस। तो एक ही बार में पूरे ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वीपा जो है वो वीपा यहाँ पर मिलता है। वीपा आपका जो क्षेत्र ये है कैपियॉर्क पेनिनसुला, यहीं पर आपको वीपा मिलेगा, बाकी के क्षेत्र ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो कॉपर यानी कि तांबे का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां देखने को मिलता है, तो इसके प्रोडक्शन में अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो इस साउथ अमेरिका के अंदर जाएंगे तो साउथ अमेरिका के अंदर यहां पर आपको एक डेजर्ट मिलेगा पूरे का पूरा। इस जगह पर पूरे का पूरा एक डेजर्ट मिलता है जिसका विस्तार आपका, तो ये डेजर्ट जो है इसको कहा जाता है अटाकामा। तो ये डेजर्ट कौन सा है आपका, अटाकामा का डेजर्ट है। तो ये अटाकामा मरुस्थल आपको मिलेगा, अटाकामा मरुस्थल। और इस अटाकामा मरुस्थल की अगर आप लोकेशन को फाइंड आउट करोगे तो इसमें एक कंट्री आपको मिलती है यहाँ पर पेरू, और इसमें आपको मिलता है चिली। तो ये नॉर्थ चिली और पेरू की सीमा पर स्थित, यानी कि चिली के उत्तरी भाग में और पेरू की सीमा पर स्थित है ये पूरे का पूरा अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट की बात करेंगे तो ये आपका पहली चीज है, ये वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी कि इसको सूखा मरुस्थल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तांबे का उत्पादन काफी ज्यादा मिलता है, तो ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तांबा उत्पादन के लिए यहाँ पर कुछ प्लेस मिलेंगे आपको, जैसे तांबा उत्पादन में जाएंगे तो चूकी कमाटा की एक खदान मिलेगी। तो चूकी कमाटा की जो खदान है वो इसी जगह मिलेगी जो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, जिसको तांबा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, चिली आ जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर एक जगह और बहुत इंटरेस्टिंग मिलती है, जिसको यहाँ पर एक जगह मिलती है जिसको अरिका के नाम से जाना जाता है।
और ये जो अरिका है, तो अरिका क्षेत्र को भूतों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेतों का शहर या भूतों का शहर, गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो विश्व में तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है चिली, उत्तरी चिली में मरुस्थल मरुभूमि में एंडीज पर्वत से पश्चिमी ढाल पर स्थित 4 खदानों में चिली का 90% क्या होता है? तांबा। इसमें जो सबसे बड़ी है वो चूकी कमाटा की खदान मिलती है, जो चिली का सबसे अधिक तांबा। इसके अलावा टेनेटनी चिली का लगभग एक चौथाई हिस्सा पैदा करता है। अन्य खदानों में अल सल्वाडोर और लॉस एंडीज भी मिलती है। तो ये मैं लोकेशन आपको बता चुका था, ये पूरी की पूरी लोकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगला, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज हाइड्रो पावर ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो किस देश में हाइड्रो पावर सबसे मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का? तो वहां पर जो देश आता है उसका नंबर कौन सा आएगा? तो नॉर्वे का नाम यहाँ पर आएगा। नॉर्वे कहां पर स्थित है? तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर आप जाओगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आपको इस तरीके से ये मैप मिलता है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो एरिया है इसमें दो देश मिलते हैं, एक आपको मिलता है नॉर्वे और एक आपको मिलता है स्वीडन। तो ये दो देश है नॉर्वे और स्वीडन। तो ये नॉर्वे आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और नॉर्वे के अंदर ही हमने किरुना क्षेत्र पढ़ा था आयरन ओर का, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। जो किरुना वाली जो माइन है वो भी आपको इसी क्षेत्र के अंदर मिल जाएगी। तो किरुना वाला क्षेत्र भी आपको यहीं पर मिलेगा, नॉर्वे स्वीडन के लगभग बॉर्डर पर है। अगला है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगला जो आयरन और कोल वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है। अगला एक खनिज और प्रमुख उत्पादक, तो मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड, यूरेनियम और उसकी कुछ माइंस दी हुई हैं। अब इसमें कॉपर का तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो अब तो इसमें रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो कॉपर का मेन प्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि कॉपर का जो मेन प्रोडक्शन है वो आपको चिली वाले बेल्ट में मिलेगा। और बॉक्साइड का जो मेन प्रोडक्शन है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यूरेनियम का मेन प्रोडक्शन आपको कजाकिस्तान में बचा। मैग्नीज आप कहीं पर भी लगा लो। तो सही जो ऑप्शन बनेंगे तो आपका ए का थर्ड हो रहा है। उसके बाद बी ऑप्शन में जाएंगे, सॉरी बी का थर्ड हो रहा है, ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। तो 4 3 और बॉक्साइड का फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके बनेंगे 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 बेटा फाइंड आउट कर लो कहां दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन पर आपका दिया हुआ, तो सही बेटा आंसर क्या होगा हमारा? बी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में है, तो मैग्नीज के लिए दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा। तांबे के लिए चिली, बॉक्साइड के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम के लिए कजाकिस्तान। अगली फिर कुछ सूची दी हुई है, उनके खनिज भंडार दिए हुए हैं। तो इन खनिज भंडारों को अगर हम देखेंगे तो कौन से खनिज भंडार कहां पर मिलते हैं, तो इसको देखें जरा आंसर इसका। तो इसमें दिया हुआ लाइबेरिया, गिनी, टोंगा और नाइजर, ये सारी की सारी पश्चिमी अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका के वेस्ट में जाएंगे, सारा डेजर्ट के वेस्ट साउथ में वेस्ट अफ्रीका में आपको ये देश मिल जाएंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा जो लाइबेरिया है, तो लाइबेरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये निकल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। गिनी की अगर हम बात करें तो ये बॉक्साइड के लिए फेमस है। तो अगर दो से मैच किया जाए तुमको तो दो से शायद हमारा आंसर बन जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो लाइबेरिया आपका निकिल के लिए यानी कि 4 और 3 ऑप्शन आ रहा है। तो 4 3 किस में दिया हुआ है? यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 3 2 1। तो टोंगा यूरेनियम के लिए और नाइजर आपका आयरन के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो लाइबेरिया आपका आयरन के लिए फेमस है, गिनी बॉक्साइड के लिए, टोंगा निकिल के लिए, नाइजर यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का मिलता है, तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको मिलती है वो एंथ्रेसाइड की मिलती है। पीट सबसे लो क्वालिटी का होता है। तो ये क्वालिटी में ही दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वालिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। भारत के अंदर देखेंगे तो लिग्नाइट के जो भंडार है वो तमिलनाडु के नवेली के अंदर, तो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में इसके सबसे बड़े भंडार हमें मिलते हैं। लेकिन बिटुमिनस है जो भारत के लगभग क्षेत्रों में या पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी जो है वो बिटुमिनस की मिलती है और सबसे ज्यादा यूज भी किसका किया जाता है? बिटुमिनस का किया जाता है, क्योंकि एंथ्रेसाइड बहुत कम मिलता है, ये भी बहुत कम मिल रहा है, एंथ्रेसाइड भी कम मिल रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह का जो रियासी क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा।
अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रम्बको किसके ऊर्जा पर आधारित है, किसकी ऊर्जा पर आधारित है। क्रम्बको क्या है, ये एक फर्टिलाइजर्स कंपनी है जो खाद बनाने का काम करती है। तो ये फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है, इसमें जो एनर्जी की जरूरत होती है, ये किस एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करता है, तो ये आपका है गैस बेस्ड एनर्जी। तो ये गैस एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करता है। ठीक है, ये क्रम्बको आपने देखा होगा, नाइट्रोजन वगैरह किस तरीके के आपके खाद के कट्टे आते हैं। अगला, दक्षिणी अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिणी अमेरिका में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, जैसे चिली की जब हम बात करते हैं, तो चिली जो देश है ये तांबे के लिए फेमस है। वेनेजुएला आप देखेंगे तो ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए फेमस है। लेकिन जो ब्राजील आपको बेटा यहां पर मिलेगा, तो ब्राजील आपका, तो ब्राजील कहां पर मिलता है आपको, तो साउथ अमेरिका के मैप में ही अगर आप जाओगे तो साउथ अमेरिका के मैप के, तो यहां पर जाएंगे तो ये जो देश है ये पूरे का पूरा एक बड़ा देश मिलता है जिसको ब्राजील के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्राजील के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक छोटी सी माइन मिलती है जिसको कहते हैं इटाबिरा। तो ये जो इटाबिरा माइन आपको मिलती है, तो ये आपका आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए, आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसी के नीचे आपको एक जगह और मिलती है जिसको सेंटोस के नाम से जाना जाता है। और इसी के पॉइंट पर आपको एक जगह और मिलती है जिसको साओ, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, यहां पर जो जगह मिलती है उसको साओ पालो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो जगह मिलती है उसको सेंटोस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएगी रेसिफे। तो ये ब्राजील की कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। और यहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएगी मनोस, और यहाँ पर एक जगह मिल जाएगी बेलम या बेलेम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं किसके, ब्राजील के अंदर। तो पूरे का पूरा ब्राजील ही कवर हो जाएगा। जैसे इटावेरा तो आपको बेटा क्लियर हो गया कि ये आयरन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सेंटोस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ साओ पालो की बात करते हैं, तो साओ पालो आपका कॉफी मार्केट के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या मिलती है, सबसे बड़ी कॉफी मार्केट मिलती है। और जो सेंटोस की बात करेंगे तो ये सेंटोस जो है ये कॉफी के निर्यात के लिए फेमस है, इसलिए इसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। साओ पोलो यहाँ पर आपका सूती कपड़े के लिए भी फेमस है, सूती कपड़ा भी यहाँ पर, इसलिए इसको ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये मैनचेस्टर के नाम पर जाना जाता है। ऐसे ही रेसिपी की बात करेंगे तो ये आपके शक्कर वगैरह के लिए फेमस है। बेलम की बात करेंगे तो ये रबर पोर्ट के लिए फेमस है, तो यहाँ पर रबर का निर्यात किया जाता है, तो ये रबर के निर्यात के लिए फेमस है। अब मनोस जो है, तो मनोस आपका रबर उत्पादन के लिए फेमस है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे खनिज मिनरल्स आपको ब्राजील के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीटोगार्स लौह एवं इस्पात कारखाने कहां पर स्थित हैं। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, मैग्नीटोगार्स जो कारखाना है ये आपको कहां पर मिलेगा, तो ये आपको रशिया के अंदर मिल जाएगा। तो रशिया में अगर आप जाएंगे तो इसका मैं मैप भी आपको दिखा दूंगा अभी। तो मैग्नीटोगार्स जो कारखाना ये आपको कहां पर मिलेगा, रशिया के अंदर मिल जाएगा। तो ये दिया हुआ है पूरा का पूरा मैग्नीटोगार्स, ये आपका कहां पर है, रशिया के अंदर स्थित। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो चांदी के सबसे बड़े उत्पादक की बात करेंगे तो उसमें एक ही देश का नाम आता है, वो बेटा कौन सा आएगा, मैक्सिको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल्स। तो ब्रोकन हिल्स अभी हम पढ़ चुके थे, जो सीसा वगैरह जस्ता वगैरह के लिए फेमस थी। तो ये ब्रोकन हिल्स किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर सीसा सबसे इंपोर्टेंट वैसे सीसा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चांदी वगैरह यूरेनियम वगैरह मिलता है। तो उपयुक्त तीनों आंसर लगा सकते हैं। अगर एक लगाना पड़ जाए तो उसमें सीसा आप सबसे बेस्ट आंसर लगा सकते हैं। ब्रोकन हिल सीसा तथा चांदी के उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के क्वीनलैंड प्रांत में माउंट ईसा क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। तो न्यू साउथ वेल्स आपको कहां पर मिलेगा, ये है आपका न्यू साउथ वेल्स। यहीं पर आपको माउंट ईसा करके एक माउंटेन मिल जाएगा, वहीं पर आपको मिलता है। अगला है क्रिवोय रोग लौह अयस्क क्षेत्र। ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा, क्रिवरो रोग की अगर हम बात करेंगे तो ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है। यूक्रेन के अंदर अगर जाएंगे तो यूक्रेन में दो नदियां महत्वपूर्ण मिलती हैं, एक आपकी
आपकी डनिस्टर नदी और एक आपकी नीपर नदी। तो इसी डनिस्टर और नीपर के बीच का जो पूरा क्षेत्र है इसी को क्रिवोरोग के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक क्रिसेंट टाइप का पूरा बेल्ट मिलता है। ये पूरे का पूरा जो क्रिसेंट टाइप का मिल रहा है तो इसी को क्रिवी रोग के नाम से। तो यूक्रेन का मुख्य रूप से लोह अयस्क का भंडार क्रिवी रोग, कुस्क और लिपस्टेक आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्रिवी रोग यूक्रेन प्रदेश में लगभग 3/4 सुरक्षित लोह अयस्क भंडार है जो 80 मील लंबी 1 मील चौड़ी पट्टी में मिलता है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र है क्रिवी रोग। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर देखेंगे इनका जो आंसर क्या आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो मैग्नीज गैबन जो है साउथ अफ्रीका में मिलता है, बॉक्साइट जो है सूरीनाम में, टिन मलेशिया के अंदर। तो इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि लेकिन कुछ चीजों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि जो वेनेजुएला देश है, अब वेनेजुएला के अच्छे भी बारे में जानते हैं कि ये एक तेल उत्पादक देशों में इसका नाम आता है। और दूसरा यहाँ पर जब कॉपर की बात करते हैं, तांबा दिया हुआ, तो तांबे में हम जानते हैं कि चिली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए ये दोनों के ही आप स्टेटमेंट देखोगे तो मैच नहीं कर रहे, तो आप बी आंसर इसमें लगाएंगे। बाकी के सब क्या है यहाँ पर मैच हो सकते हैं। अगला है कौन सा दिए गए खनिज का अग्रणी उत्पादक नहीं है। इंडोनेशिया टिन, चीन टंगस्टन, भारत माइका, जायरे आपका डायमंड। तो इंडोनेशिया में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चीन का पहला नंबर आता है, चीन के बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। टंगस्टन उत्पादन में चीन, माइका में आप जानते हैं भारत है, तो डायमंड में जायरे का नाम नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी है। कांगो जायरे एक छोटे छोटे देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो जायरे सही आंसर नहीं आएगा। डायमंड में या तो ऑस्ट्रेलिया आता है या फिर आपका रशिया का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है। ठीक है। अगला है विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक है। तो हाइड्रो पावर में सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी झीलों के किनारे स्थित निम्नलिखित नगरों का पश्चिम से पूर्व। तो बड़ी झीलों का मतलब क्या होता है, ग्रेट लेक्स। 5 महान झीलें मिलती है, जैसे एक झील आपको मिलती है जिसको कहा जाता है सुपीरियर। सुपीरियर के साथ ही सीमा टच करती है हुरन की, हुरन के नीचे सीमा टच करती है मिशिगन की। फिर इधर से सीमा करते हुए आपको मिलती इरी, और इरी के साथ टच करता हुआ मिल जाता है आपको ओंटारियो। और ये पांचों की पांचों झीलें नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर सीमित है, खास तौर पर 4। मिशिगन केवल यूएसए में लोकेटेड है, बाकी की आपकी बॉर्डर पर आती है, आधी यूएसए में और आधी दक्षिण में, सॉरी कनाडा में, और आधी यूएसए के अंदर मिल जाती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा उसको जरा फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे अगर आप इनको फाइंड आउट भी करेंगे तो जैसे शिकागो की अगर हम बात करेंगे तो मिशिगन झील के तट पर, मिशिगन झील के तट पर जाएंगे तो आपको शिकागो मिल जाएगा। शिकागो को स्मोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक स्मोक सिटी है। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहाँ पर मिलता है, यूएसए का तीसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। इसके अलावा देखेंगे डेट्रॉइड। तो डेट्रॉइड की अगर हम बात करेंगे तो इरी झील के तट पर स्थित है आपका डेट्रॉइड। तो डेट्रॉइड इरी झील के तट पर स्थित है, जो आपका ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है डेट्रॉइड। इसके अलावा हुरन की अगर हम बात करेंगे तो हुरन क्षेत्र तो ये आपका पूरे का पूरा दिया हुआ है। क्लीवलैंड क्लियर नहीं हो रहा है किसमें क्लीवलैंड किस साइड में आएगा। तो इसमें जो आंसर हम फाइंड आउट करके देखेंगे तो इसमें सही आंसर जो आना चाहिए क्लीवलैंड सिटी। तो इसमें सबसे पहले जो आप रखोगे तो शिकागो को रख सकते हैं सबसे पहले हम। तो क्लीवलैंड शायद आपका अपने आप मैच होगा अगर हम शिकागो से मैच करके देखें। तो शिकागो आपका अगर सबसे पहले अगर शिकागो को रखा जाता है तो दूसरे नंबर पर आपको हुरन, तीसरे नंबर पर डेट्रॉइट रखना होगा। ठीक है ना। तो पहले पर आप शिकागो रखेंगे, दूसरे पर हुरन को रखना होगा, तीसरे नंबर पर आपको डेट्रॉइट रखना होगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहले नंबर पर शिकागो दिया हुआ है, दूसरे पर हुरन को रखेंगे, तीसरे पर डेट्रॉइट, यानी कि जो ऑप्शन बनेंगे वो 1, 3, 2 बनेगा। तो देखो 3 ऑप्शन आपके मिले 1, 3, 2, तो 1, 3, 2 किसी में दिया तो ए आंसर लगा लो, लास्ट में आपको सी मिल जाएगा। तो कम से कम जिनके बारे में हम जानते हैं तो वो आप बहुत अच्छे से आंसर लगा सकते हो। ठीक है। तो ये आपका पूरी की पूरी ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। यहाँ पर कुछ और भी शहर हैं, जैसे आप देखोगे सुपीरियर झील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक क्षेत्र मिल जाता है सुपीरियर झील पे, जिसको कहा जाता है डुलुथ।
तो डुलुथ की बात करेंगे तो ये आयरन के लिए फेमस है। शिकागो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो शिकागो आपको यहाँ पर मिलेगा। सुपीरियर हुरन झील में यहाँ पर एक जगह मिल जाती है सडबरी, ये सडबरी भी काफी फेमस है, निकल प्रोडक्शन के लिए फेमस है सडबरी। अगला क्वेश्चन क्या आता है, विच मिनरल्स इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द ट्रॉपिकल हाईलैंड्स इन एंडीज रीजन। तो एंडीज रीजन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट खनिज मिलता है वो हम पहले ही जानते हैं कि एंडीज में जाएंगे तो चिली वाले देश में पहुंचना पड़ेगा। तो चिली में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज हमें मिलता है वो क्या मिलता है, तांबा सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में मिल जाता है। अगला, जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग अत्यधिक विकसित है। तो रूर और वेस्टाफिला यहाँ के आयरन के बहुत बड़े बेल्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोल की भी एक अच्छी बेल्ट मिलती है। वेस्टाफिला में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग अत्यधिक विकसित है, क्योंकि वेस्टाफिला में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो रूर और वेस्टाफिला ये दोनों ही आयरन के लिए फेमस है। तो ये रूर भी आपका आयरन के लिए फेमस है, वेस्टर्न भी आयरन के लिए फेमस है। तो एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, सॉरी पहला सही है दूसरा गलत है। ए स्टेटमेंट सही है, किंतु आर जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आर स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या बेटा गलत हो जाएगा। तो आर स्टेटमेंट आप यहाँ पर गलत कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, जब तक मैं 1 मिनट में बैक आ रहा हूँ। संसार में निकिल उत्पादन का 90% एरिया कहाँ पर आता है, जल्दी बताओ इसका। तो निकिल में मैंने अभी आपको बताया था कि जो कनाडा के अंदर, देखो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि ये हुरन है, हुरन में कनाडा के तट पर है सडबरी, जो निकिल उत्पादन के लिए फेमस है। तो कनाडा का महत्वपूर्ण नाम आता है आपका किसमें, निकिल प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या लगाएंगे, तो इसमें कनाडा का जो क्षेत्र है वो सडबरी, तो सडबरी निकिल उत्पादन के लिए फेमस है, जो हुरन झील के तट पर स्थित है। तो हुरन झील के तट पर यह स्थित है सडबरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या किसका सही सुमेल नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तो चीन हम जानते हैं टिन उत्पादन के लिए फेमस है, रशिया कोल वगैरह के लिए, दक्षिण अफ्रीका किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन कॉपर के लिए हम बार बार याद रखते हैं कि कॉपर के लिए तांबे का एक महत्वपूर्ण स्थान आता है, और सॉरी तांबा तो इसको हिंदी में बोलते हैं, कॉपर में चिली का जब भी हम देखेंगे तो चिली का एक महत्वपूर्ण स्थान आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन सा है। तो ग्रांड बैंक हम जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, हमें फिशिंग क्षेत्र मिल जाता है, जो कहां पर स्थित है। तो ये ग्रांड बैंक आपका कहां पर स्थित मिलता है, तो ये ग्रांड बैंक आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिल जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के पूर्वी तट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा पेनिनसुला मिलेगा, जिसको आप न्यू फाउंडलैंड के नाम से जानते थे। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र मिलेगा जिसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। तो जब न्यू फाउंडलैंड की बात की जाएगी यहाँ पर, तो इसी का तट है जिसको कहते हैं ग्रांड बैंक। तो न्यू फाउंडलैंड के तट को ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड लेवल पर फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और इसमें फिश का मेन रीजन भी आप जानते हैं कि यहाँ पर फिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा, तो यहाँ पर एक तो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, जो वार्म करंट है, वो आपको यहाँ पर मिलती है। ऊपर से ग्रीनलैंड और न्यू लेब्राडोर, तो ग्रीनलैंड और लेब्राडोर की ठंडी धाराएं भी यहाँ पर आती है। इसलिए ये क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए। कौन सा लोएस्क क्षेत्र सुपीरियर क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोएस्क का सबसे बड़ा बेल्ट अगर देखा जाए तो सुपीरियर हाईलैंड सबसे बड़ा, सुपीरियर हाईलैंड यानी कि सुपीरियर झील के आसपास का पूरा बेल्ट है जो लोएस्क के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये हिंदी नहीं करना, इसकी वबाना क्षेत्र दिया हुआ है, क्रिब रोग दिया हुआ है, मिसाबी दिया हुआ है, फ्लोरिडा। क्रिब रोग आप जानते हैं कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो जो क्रिब रोग मिलता है ये यूक्रेन के अंदर मिलता है। तो क्रिब रोग आपको क्षेत्र कहाँ मिलता है, यूक्रेन के अंदर। बाकी के सारे यूएसए के क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप इसको मैप में भी देखना चाहें तो यूएसए का जो मैप मिलेगा, इस तरीके का आपको यूएसए का मैप आपको याद रखना है। ये मान लो नॉर्मली यूएसए का मैप है, ये यूएसए का फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र है यूएसए का सबसे नीचे का जो प्रायद्वीप है, जिसको फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, वबाना क्षेत्र भी मिल जाएगा। मेसाबी पूरी की पूरी एक रेंज है, तो सुपीरियर हाईलैंड के अंदर एक मिलती है आपको मेसाबी रेंज और एक मिलती है मार्क्वेत रेंज। तो ये मेसाबी और मार्क्वेत आयरन ओर के लिए फेमस है, पूरा सुपीरियर हाईलैंड फेमस है। विट वाटर्स रेंड इज द होस्ट रीजन ऑफ फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके का एक महत्वपूर्ण बेल्ट है, विट्स वाटर रेंड, जो एक पूरे का पूरा इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो ये आप आंसर लगा सकते हैं इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके। मैक्सिमम आयरन ओर फ्रॉम बेलाडीला माइंस इन एक्सपोर्ट। बेलाडीला भारत के अंदर खनिज क्षेत्र मिलेगा। तो इसका जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा हम कहां पर करते हैं, जापान को करते हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है वो किस पर होता है, जापान के साथ होता है। अगला, अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इन अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या और तंजानिया। तो अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा जो उत्पादक मिलेगा वो आपको कौन सा मिल जाएगा, जाम्बिया यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक मिल जाएगा। अगला है लोयस्क के निक्षेप निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि गोंडवाना निक्षेप पूरे विश्व स्तर पर, गोंडवाना निक्षेप और खास तौर पर भारत में 99% जो निक्षेप मिलते हैं वो गोंडवाना निक्षेप मिलते हैं। और ये गोंडवाना निक्षेप किस काल के मिलते हैं, तो कार्बोनीफेरस। तो यहाँ पर जो डेट भी आपको याद रखना है, समय काल भी याद रखना है, वो कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस में कार्बन शब्द लगा हुआ है, तो कार्बन का मतलब ही होता है आपका कोयले से। क्लियर, इसको कार्बन का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंपोर्टेंट फॉर द रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्को जो देश है ये रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। ये कहां पर स्थित है, तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप जाएंगे, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा। तो इस देश को कहा जाता है मोरक्को। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, मोरक्को देश मिल जाएगा। मोरक्को की अगर हम बात करेंगे तो मोरक्को की जो कैपिटल है, तो राबात इसकी क्या मिल जाएगी, कैपिटल मिल जाएगी। यहाँ पर एक पोर्ट है कसाबलंका। तो ये कसाबलंका इसका एक महत्वपूर्ण पोर्ट भी है। और इसी में देखेंगे तो आपको एटलस माउंटेन भी यहीं पर मिलेगा। तो एटलस जो माउंटेन है उसका क्षेत्र भी यहीं पर मिलता है। और एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ट्यूबकल। तो माउंट ट्यूबकल जो एटलस की सबसे ऊंची चोटी है वो भी आपकी मोरक्को में ही स्थित है। और यहाँ पर एक व्यक्ति आपने और सुना होगा भारत के अंदर आया था, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भारत में जो आया था वो इसी देश से आया था, इसको मूर देश भी कहा जाता है। तो कई बार हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मूर देश का निवासी इब्न बतूता भारत में आया था। तो कमेंट करके बताएंगे कि ये भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो कमेंट में आप लोग आंसर देंगे कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, थ्री गॉर्ज डैम विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। तो ये चाइना का है, सबसे ऊंचा डैम माना जा रहा है थ्री गॉर्ज डैम। अगला है, मिसाबी रेंज इज फेमस फॉर। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका सुपीरियर हाईलैंड वाला बेल्ट है, सुपीरियर हाईलैंड का जो बेल्ट है, तो सुपीरियर हाईलैंड का पूरा बेल्ट जो है वो आपका किस चीज के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। यहाँ पर मिसाबी और मार्क्वेत नाम की रेंज मिल जाती है। क्लियर। अगला है, कैपियोर्क पेनिनसुला इज वर्ल्ड फेमस विच ऑफ द मिनरल। अब देखोगे मिनरल्स आपके लगभग रिपीटेशन टाइप के आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैपियोर्क जो पेनिनसुला, यहाँ पर एक जगह मिलती है वीपा। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला बेल्ट है पश्चिम का, तो इसी बेल्ट को कहा जाता है कैपियोर्क। और इसी के अंदर आपको मिलता है वीपा जो बॉक्साइड उत्पादन के लिए फेमस है। तो क्लियर हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्साइड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर मिनरल्स रीडिंग प्रोड्यूसर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो खनिज और प्रमुख उत्पादक, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि तांबा उत्पादन के लिए चिली फेमस है, ये स्टेटमेंट सही है। टिन में आपका मलेशिया का भी नाम आता है, मेन इसमें आपका जो पहला नाम आता है वो चीन का, इंडोनेशिया का, फिर मलेशिया वगैरह लगा सकते हैं। यूरेनियम में रॉक फास्फेट में हम देख चुके हैं कि मोरक्को नाम आता है। यूरेनियम के अंदर टर्की का नाम नहीं आएगा, यूरेनियम के अंदर या तो कजाकिस्तान का आंसर लगा सकते थे,
और या फिर अगर आपको नहीं लगाना है तो आप कनाडा तक जा सकते हैं। तो टर्की वगैरह के नाम इसमें नहीं आते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो माइका की जब बात आती है तो माइका तो हमारे यहीं मिलता है, तो भारत में ससुराल और माइका होते हैं, तो माइका भारतीयों के अंदर रिवाज होता है माइके का, तो माइका आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो माइका के अगर रिजर्व देखें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिजर्व मिलते हैं। प्रोडक्शन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अगला है, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है, जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है। तो इसमें एक ही देश आता है सॉफ्टवुड के लिए, वो है हमारा कनाडा देश। ठीक है, यूरेनियम के लिए भी फेमस है और निकिल के लिए भी फेमस है और लकड़ी के लिए फेमस है। संसार की सबसे गहरी खान किस देश में स्थित है, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलेगी। तो सबसे गहरी खान कहाँ मिलेगी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलेगी। तो सबसे बड़ी खान पेनोंग सोने की खान है, जो दक्षिण अफ्रीका के मोंटेंग प्रांत के, ये पेनोंग खान याद रखना, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे गहरी खान है। अब फिर कुछ लोएस्क दिए हुए उनके सूचियां दी हुई हैं। जैसे आप किरूना पहले पढ़ चुके हैं, तो किरूना में आपको पढ़ा चुका था कि ये नॉर्वे या स्वीडन, अगर नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर पर है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, अगर नॉर्वे ऑप्शन नहीं है तो स्वीडन लगाओ, स्वीडन नहीं है तो नॉर्वे लगाओ, वैसे स्वीडन ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो ये किरूना क्षेत्र आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बी का 4 ढूंढ लो, तो ये दिया हुआ दो जगह बी का 4, तो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। और ए का 3 भी फिक्स हो गया कि ए का क्या हो जाएगा, तो जो मध्य तटीय क्षेत्र मिड कोस्टल एरिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा मिसाबी रेंज हम जानते हैं कि ये आपका आयरन ओर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि डी का 2 होगा, तो यहाँ का डी का 2 दिया हुआ है, तो सी आंसर आ जाएगा। तो सी का 1 हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो जो लॉरेन क्षेत्र है ये आपका कहाँ पर है, ये फ्रांस के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक यानी कि कौन धातु, जिसके अंदर धातु पाई जाती है। तो कोल, जिंक, जिप्सम, ग्रेनाइट। तो कोल नहीं होगा, तो कोल तो आप जानते हैं कि वैसे ही एक ऊर्जा का स्रोत है, तो बृहद पत्थर, ग्रेनाइट लिख लेना, इसको पत्थर वगैरह मत लिखना। तो ग्रेनाइट, जिंक वगैरह में सब में आपको आयरन ओर मिल सकता है, लेकिन जो धातु मिल सकती है, लेकिन कोयले में कोई भी धातु नहीं होगी। ठीक है, तो जस्ता एक धात्विक खनिज है, यह प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में प्राय सल्फर कार्बन ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जिंक ब्लेड एवं कैल्सी मेलन इसके प्रमुख अयस्क हैं। पीतल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। खनिज संसाधनों को भौगोलिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर प्रमुख दो श्रेणियों में धात्विक और धात्विक में समाहित किया जाता है। धातु के स्रोत धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो रूस बॉक्साइड, मेक्सिको चांदी के लिए, बोलिविया टिन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें तो बहुत गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो एक ही सही लग रहा है कि मेक्सिको आपका चांदी उत्पादन के लिए फेमस है। लगभग आप बताएं जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम देखो, एक तो यहां से हमें लग रहा है कि जो टिन है, तो टिन में आप जानते हैं कि चीन का नाम महत्वपूर्ण आता है। ठीक है ना, और इसमें ना, तो ये पूरे के पूरे मिसमैच कौन सा सम्मिलित नहीं है, या इसमें ये कर लो आप कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, विच इज द फ्लोइंग इज द करेक्टली मैच, तो ये ज्यादा बेस्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि बॉक्साइड में जो ज्यादातर नाम आता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह का नाम आते हैं। ठीक है ना, तांबे में जब हम बात करते हैं तो चिली का नाम आता है, टिन वगैरह में चीन वगैरह के नाम आते हैं, इंडोनेशिया का नाम आता है, मलेशिया का नाम आता है। तो मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है, तो सही जो सम्मिलित है वो आपका मैक्सिको सही हो जाएगा। तो आप इसमें मैक्सिको सही आंसर कर लेना। तो बॉक्साइड का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में, गिनी, जमैका, ये बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट आप हटा देना। तो मैंने जो ऑप्शन चेंज किया वो आप सही कर लेना। ठीक है, ये पुराना डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से। एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली मराकेबो बेसिन निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थित है। तो मराकेबो लेक की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अमेरिका के अंदर ही ये लेक आपको मिल जाएगी। तो साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा जिसको कहा जाता है वेनेजुएला। तो यहाँ पर एक देश मिलेगा वेनेजुएला, और इसी वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पर एक लेक स्थित है,
यहाँ पर एक लेक है जिसी को माराकैबो के नाम से जाना जाता है। तो ये माराकैबो लेक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी झीलों में भी शामिल होती है, और ये लेगून है एक। ये कैसा एक लेगून आपको यहाँ पर मिलता है, जो आपका वर्ल्ड लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अगला देखेंगे, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है। तो ये बिग इंच पाइपलाइन यूएसए में स्थित है। तो बिग इंच पाइपलाइन कहां पर है? यूएसए में है। तो ये पेट्रोलियम के लिए बनाई गई थी। ये कहां पर है? यूएसए में। ये बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। यह पाइपलाइन यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं के खनिज तेल को उत्तर पूर्वी भागों में पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। फिर कुछ तेल शोधन दिए हुए जैसे भोजनी, मीना अल अहमनी, अल चचार और अहवाज। तो अहवाज ईरान में है, ये तो सही है। भोजनी रशिया में, ये भी सही है। मीना अल अहमदी कुवैत में, ये भी सही है। अल चचार आपका सही गलत है, ये आपका शायद सऊदी अरेबिया के अंदर वगैरह मिलता है, तो ये इराक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना। तो भोजनी रूस में है, मिल ये कुवैत में, ये सही है। तो अल चचार आपका सही है, ये सऊदी अरब के अंदर मिलता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। तो ऊर्जा संकट का समाधान क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए? अल्टरनेटिव ऊर्जा के स्रोत होना चाहिए, ऊर्जा कटौती, पेट्रोलियम। तो वैकल्पिक सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टरनेटिव हमारे पास होने बहुत जरूरी, यानी कि हमारे पास परंपरागत ऊर्जा से हम गैर परंपरागत ऊर्जा की ओर जाएं, यानी कि गैर नवीकरणीय से हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को, जैसे सौर ऊर्जा है, आपका पवन ऊर्जा है, आपकी जियो थर्मल एनर्जी है, ओटेक एनर्जी, इनको हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ द प्रोस्पेरिटी। तो किसको संपन्नता का झरना कहा जाता है? तो किसे संपन्नता के झरने के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो संपन्नता का झरना किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ। कोल, खनिज, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। तो खनिज तेल तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खनिज तेल। तो खनिज तेल को क्या है? संपन्नता का झरना के नाम से जाना जाता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्स। तो कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो आप जानते हैं कि जो थर्मल पावर है, इसमें नॉर्मली कोल का ही प्रयोग किया जाता है, जो एक गैर नवीकरणीय साधन है। ऐसे ही अगर आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो पेट्रोल भी आपका गैर नवीकरणीय है, कोयला भी आपका गैर। तो एक ही बचा फॉरेस्ट। हालांकि फॉरेस्ट को भी आप गैर नवीकरणीय में काउंट कर लेते हैं कई बार, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये नवीकरणीय स्रोत में आ जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट अपने आप ही रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बायोटिक रिसोर्स। तो कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव में अगर हम जाएंगे तो कोयला आपको बायोलॉजिकल में मिल जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, विच ग्रुप इज द नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स। तो नॉन कन्वेक्शनल के अंतर्गत क्या आती हैं? जैसे आपका सौर ऊर्जा है, तो बायोमास ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो लहर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पेट्रोलियम, बायोगैस, ज्वारी, जल विद्युत, तापीय, प्राकृतिक, नगरीय अपशिष्ट, सौर, पवन। और कौन सा पूछा? कौन सा समूह सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है? आपको नॉन कन्वेक्शनल सोर्स को फाइंड आउट करना है। तो बायोमास और पेट्रोलियम, देखो अब कैसे निकालेंगे। तो जब भी आपका पेट्रोलियम ऑप्शन में आ जाएगा, तो पेट्रोलियम क्या है? आपका एक परंपरागत स्रोत है, तो ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर बायोगैस, ज्वारी, जल विद्युत। जल विद्युत भी आपका परंपरागत में आता है। ताप, प्राकृतिक गैस, नगरीय अपशिष्ट। तो थर्मल पावर जो आती है, तो थर्मल पावर का भी हम यूज कोयले के फॉर्म में करते, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर डी आएगा, जो है आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी, सोलर, विंड एंड जियो थर्मल एनर्जी यूज इन एज अ नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेक्शनल, सॉरी। डोनबास नामक कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो डोनबास आपको कहाँ मिलता है? ये यूक्रेन के अंदर मिलता है। यूक्रेन कहाँ मिलेगा? तो ये काला सागर के ऊपर मिलेगा। तो काला सागर और एजोव सागर के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट रिच इन द पेट्रोलियम रिजर्व। तो पेट्रोलियम एक अल्जीरिया, मिस्र, ये यूरोप के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप जाओगे, देखो ये क्वेश्चन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है।
तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4-5 देश मिलते हैं। जैसे सबसे पहला देश मिलेगा आपको यहाँ पर मोरक्को, दूसरा जो देश मिलेगा वो अल्जीरिया, ठीक है, मोरक्को अल्जीरिया। फिर एक देश मिलेगा जिसको कहा जाता है ट्यूनीशिया, फिर एक देश मिलेगा जिसको कहा जाता है अल्जीरिया, और फिर एक देश मिलता है जिसको कहते हैं लीबिया या मोरक्को अल्जीरिया। अल्जीरिया दो दो बार लिख लिया है, अल्जीरिया तो लिख लिया था, अब लीबिया लिख लो। तो एक मिलेगा आपको लीबिया, और उसके बाद एक मिलेगा आपको इजिप्ट, या इसको मिस्र भी कहा जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो देश हैं ये आपका ऊपर एक सागर मिलता है मेडिटेरेनियन। तो ये एक दो, तो मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया और इजिप्ट, ये चार जो देश हैं ये डायरेक्टली भूमध्य सागर को टच करते हैं, और ये पेट्रोलियम के लिए ज्यादा फेमस है। अगर मोरक्को की बात करेंगे तो मोरक्को आपका रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। तो ये किसके लिए फेमस है? रॉक फास्फेट के लिए ज्यादा फेमस है। तो मोरक्को इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, बाकी तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी की सीमा को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फेमस फॉर द कोल माइनिंग? तो कौन सा कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कैपयॉर्क पेनिनसुला आप जानते हैं, तो कैपयॉर्क पेनिनसुला में आपको मिलता है वीपा, जो आपका बॉक्साइड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा? बॉक्साइड के लिए फेमस है। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ट्रांसवाल आपका जो है, ये ट्रांसवाल क्षेत्र आपको यूरोप के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। ये और किरकुक आपका जानते हैं कि ये आपका इराक के अंदर मिलेगा, जो आपका ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो कारागंडा जो मिल जाएगा, तो कजाकिस्तान के अंदर मिलेगा आपको कारागंडा, जो आपका कोल वगैरह के लिए फेमस है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित कैंपबेल खाड़ी यूनियन यूरेनियम लिख लेना इसकी जगह, यूरेनियम के लिए। कारागंडा कजाकिस्तान में कोयले के क्षेत्र के लिए फेमस है। किर्कुक ईरान में खनिज के लिए। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में सोना उत्पादन के लिए। सॉरी, ये ट्रांसवाल हमने गलत किया था, तो ट्रांसवाल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, इसको चेंज कर लेना, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलेगा, ठीक है। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड वगैरह के लिए फेमस है। अगला है विद्वान विश्व में सर्वाधिक व्यापारिक ऊर्जा की आवश्यकता आपूर्ति करने वाली ऊर्जा है। तो सबसे ज्यादा व्यापारिक ऊर्जा में यूज किया जाता है वो पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। अगला है विच एनर्जी इज द मोस्ट यूज बाय द लिविंग कम्युनिटी? तो कौन सा सबसे ज्यादा लिविंग कम्युनिटी के बारे में द्वारा यूज किया जाता है? तो वो होता है आपका न्यूक्लियर, सोलर या टाइडल। तो सौर ऊर्जा कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज हम किसका करते हैं? सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स? तो इसमें फिर से वो रिपीट क्वेश्चन है, तो ये आपका कोयला आ जाएगा, तो ये कोयला छोड़कर बाकी सारे नॉन कन्वेक्शनल में चले जाएंगे। अगला विच ऑफ फ्लोइंग द इज द सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स? तो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स में जाएंगे तो वो आपका नवीकरणीय वाला आएगा, तो पवन आपका सस्टेनेबल एनर्जी में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कोल्ड फील्ड इन जर्मनी? तो जर्मनी में कौन सा कोल्ड फील्ड है? तो जर्मनी के अंदर आपको जो सार कोल्ड फील्ड है, तो रूर और वेस्टाफिला में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है, आयरन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है। और उसी के पास में जो सार क्षेत्र है जहां पर जर्मनी का, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है? कोल का बेल्ट मिलता है। अगला है विच कंट्री बुल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट? तो वर्ल्ड का सबसे पहला टाइडल प्लांट किसने लगाया था? ये कंट्री आती है आपकी फ्रांस। तो सबसे पहला टाइडल प्लांट किसके द्वारा लगाया गया था? फ्रांस के द्वारा लगाया गया था। बस एक दो क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था क्या होती है? तो जब हम ऊर्जा का संसाधन यूज करते हैं उसमें अंतिम अवस्था क्या होती है? तो वो होता है अपशिष्ट का निपटान। तो कि जो आपने अपशिष्ट वेस्ट रेडी किया, उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। और ये आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? तो कौन सा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो न्यूक्लियर को हटा सकते, तो इसमें से वैसे जल ऊर्जा भी हटा सकते थे, लेकिन न्यूक्लियर ज्यादा बेस्ट है, तो हम न्यूक्लियर पावर को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर
क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लास का हमारा संसाधनों का टॉपिक, जो नेचुरल रिसोर्सेस हमने पढ़े थे, वो टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास के अंदर आपका एग्रीकल्चर, जो आपका एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।